Okay, today we are going to see the questions of chapter 3 SCV1, chapter rest and motion. And first question for short answers we are going to see. सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. Galileo was punished by the church for teaching that sun is stationary and earth revolves around it. His opponents held the view that earth is stationary and sun moves around it. If the absolute motion has no meaning, or the two viewpoints are not equally correct or equally wrong. So yes, they can be correct. For church, frame of reference is earth, whereas for Galileo, frame of reference was space. And when seen from the space, earth is revolving around the sun. It is due to the fact that mass of the earth is small as compared to sun, and gravitational force on each are equal due to other. Okay, so it depends upon the reference point, the velocity, that the motion can be explained. Next question. When a particle moves with a constant velocity, its average velocity and its instantaneous velocity and its speed are equal. Comment on this. Yes, because particle moves in the straight line in constant velocity, and a constant velocity है तो it has to be the straight line motion, and particle moves in the straight line and covers same distance in same time interval, है ना, सेम डिस्टेंस में सेम, तो उसमें क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी किसी पॉइंट पे ऑब्जर्व करते हैं. तो सपोज यू आर ड्राइविंग योर टू व्हीलर्स, तुम देखोगे कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीडोमीटर में तुमने कांस्टेंट रखी, मीटर में देखते जाओ और स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करो तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी और उसकी स्पीड भी होगी इंस्टेंटेनियस, एंड एवरेज वैल्यूज भी सेम आएंगी. Alright. The next question. Car travels at the speed of 60 due north and other at the speed of 60 due east. Due means towards. एक नॉर्थ में जा रही, एक ईस्ट में जा रही. Are the velocities are equal? If no, which one is greater? If you find any of the questions irrelevant, yes, because vectors हैं ये, डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है तो उनको कंपेयर नहीं कर सकते, एंड इक्वल नहीं है तो फिर ग्रेटर, नो ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं ना, ग्रेटर होगी. दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज सेपरेट, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड. वी कैन नॉट से वन इज मोर, अदर वन डायरेक्शन इज मोर एंड अदर डायरेक्शन इज लेस, नॉट लाइक दैट, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज हैं, डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज हैं. If ball is thrown vertically upward with the speed 20 meter per second, draw the graph showing the velocity of ball as a function of time. तो देखो, जैसे हमने बॉल को फेंका यहाँ से ऊपर गई, धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही और रेस्ट पर आ गई, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आएगा, गई धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो गई, रेस्ट पर आ गई, उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ऐसे, फिर स्पीड पिकअप करेगी एंड अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगी. ये जो है इसका इनिशियल पॉइंट दिख रहा है, ऊपर की डायरेक्शन प्लस और नीचे की माइनस, वेलोसिटी है ना. अगर स्पीड होता तो ऐसे नेगेटिव नहीं होती, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता. ओके, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज टूवर्ड्स वेस्ट at an instant. Its acceleration is not towards west, not towards east, not towards north, and not towards south. Give example of this type of motion. तो एक्सेलेरेशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से
कांस्टेंट उसकी वेलोसिटी है और वेस्ट की तरफ जा रही है, चेंज नहीं हो रही, इसलिए एक्सेलेरेशन नहीं है. कार मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स वेस्ट, दैट्स ऑल, है ना. नो एक्सेलेरेशन रिक्वायर्ड फॉर changing the velocity. Since it is not changing, no acceleration in any direction. At which point on its path projectile has the smallest speed? It is at the highest point where vertical component is velocity is 0. यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल थोड़ा छोटा हो जाएगा और वर्टिकल बिल्कुल छोटा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल बचेगा, फिर यहाँ से वर्टिकल जनरेट होगा. हॉरिजॉन्टल सभी में सेम रहेगा. हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल इज़ नॉट देयर, वर्टिकल कंपोनेंट इज़ 0. बाकी जगह पे दोनों कंपोनेंट है इन विच हॉरिजॉन्टल इज़ कांस्टेंट, उसके साथ वर्टिकल का वेक्टर एडिशन होगा तो इट विल बी मोर एट अदर पॉइंट्स देन एट द टॉप. ठीक है. Next one is two particles A and B start from rest and move for the equal time on the straight line. The particle A has an acceleration A for the first half of the total time and 2A for the second half. पहले उसका A है, बाद में बढ़ गया, है ना. The particle B का उसके अपोजिट है, पहले 2 है, बाद में A हो गया. Which particle has covered larger distance? तो इसका देखो ग्राफ पहले देखें. पार्टिकल ए का एक्सेलेरेशन, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ऐसे बाद में ऐसे हुआ. पार्टिकल बी का पहले ज़्यादा था, स्लोप ज़्यादा है, तो ग्राफ से हम एरिया निकालेंगे तो बी का ज़्यादा आएगा. बट अगर हम इसको काइनेमेटिक इक्वेशन से करके देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, तो डिस्प्लेसमेंट इन t/2, डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट t/2 टाइम. तो पहले तो उसका एक्सेलेरेशन जो था ए था, ठीक है. तो हाफ टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू t/2 का होल स्क्वायर. ठीक है. ये उसका फर्स्ट यहाँ तक का है. ठीक है. उसके बाद ये निकालने के लिए यहाँ की स्पीड भी पता होनी चाहिए, यहाँ तक कुछ उसकी स्पीड आ गई. दैट कैन बी टेकन आउट विद द फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. स्टार्ट उसने रेस्ट से किया, ए उसका कितना था, एक्सेलेरेशन ए था ए का इनिशियली, टाइम t/2 तक. तो a इंटू t/2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है, u t/2 हो गया, प्लस हाफ AT स्क्वायर. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में एक्सेलेरेशन 2 है, तो ऐड कर लो, इतना आएगा 580 स्क्वायर बाई 8. सेकेंड उसके लिए फॉर पार्टिकल B, तो हाफ AT स्क्वायर, पहले हाफ इंटू एक्सेलेरेशन 2 है इंटू t/2, ये वाला इतना, ये उसका ये इतना पार्ट हो गया. और इसको निकालना है तो यहाँ पे स्पीड चाहिए फिर से. इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, इनिशियल एक्सेलेरेशन u प्लस AT से, u तो 0 है, a उसका 2a है सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में, ये वाला a 2a है, टाइम t/2 है. तो ये उसका हो गया इनिशियल वेलोसिटी AT आ गया, टाइम t/2 प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी में ax. ठीक है. देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में यहाँ पर दोनों में मैं ये सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लिख रहे हैं दोनों के लिए. उसमें मैंने u निकाल लिया हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस AT से, जो उसका v आएगा वो सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी के लिए u हो जाएगा ना. आ रहा समझ में. तो दिस इज द second part of journey is by the in which u is non-zero. ठीक है. यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने फार्मूला u इज
तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में यू जो 0 है, सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी में यू 0 नहीं है। तो इस तरह से सेकेंड केस में 7/8 आ रहा है, फर्स्ट केस में कितना रहा था 5/8, तो सेकेंड केस में मोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पार्टिकल इज एक्सीलरेटिंग इट इज आइदर स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सपोज एक पार्टिकल में एक्सीलरेशन है, या तो स्पीड बढ़ रही होगी या घट हो रही होगी। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, देर आर सम केसेस जहाँ पे स्पीड बढ़ेगी या बढ़ेगी नहीं या घटेगी नहीं। कौन सा केस होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इज कांस्टेंट बट देयर इज सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है ना, तो वो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन डजंट मीन कि स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Food pocket is dropped from the plane going at an altitude 100. What is the path of the particle as seen from the plane? तो प्लेन से हम देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में नीचे जा रहा होगा, बिकॉज दोनों के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है। जब पार्टिकल को छोड़ा तो वो प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ जाएगा और वर्टिकल वेलोसिटी भी धीरे धीरे ग्रेविटी उसमें ऐड करेगी। तो प्लेन में जो बैठे हैं पैसेंजर्स उनको स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा। ठीक है, बिकॉज ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम। ग्राउंड से क्या होगा? बट द पाथ सीन बाय द फ्रॉम द ग्राउंड, इफ समवन आस्क्स व्हाट इज द एक्चुअल पाथ, पहले ग्राउंड से देखते। ग्राउंड में पैराबोलिक होता है, ग्राउंड में ऐसा दिखता है, किसी को ऐसा दिखेगा, ऐसा आता है, दैट इज पैराबोलिक। तो पाथ, एक्चुअल पाथ क्या, वो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट अगेन, है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर किस स्टेट में, रेस्ट पर है या मोशन पर है ना, और क्या पोजीशन है उसकी, कौन सी पोजीशन से देख रहा है, ओके, उस पर डिपेंड करता है। 10th क्वेश्चन, give an example where the velocity of the particle is 0 but acceleration is not 0। तो जब बॉडी को ऊपर फेंकते हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली 0 आती है बट एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होता है जी। या फिर पेंडुलम एक्सट्रीम पॉइंट पे रुकता है लेकिन एक्सेलेरेशन मीन पोजीशन सेंटर की तरफ होता है पेंडुलम का, वेलोसिटी 0 एक्सेलेरेशन नॉन 0। उस केस में भी द वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। बॉडी को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलेरेशन नीचे रहता है, इसलिए रिटार्डेशन अपोजिट होता है, तो हमेशा स्पीड डाउन होती है। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलेरेशन। जब बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो इनिशियली एक्सेलेरेशन नीचे होता है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती, बट बाद में चेंज हो जाता है। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लगातार, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो ऐसे, तो वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलेरेशन इधर रहता है। जब वेलोसिटी इधर होती है एक्सेलेरेशन नीचे रहता है, हमेशा 90 डिग्री रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द साइन ऑफ वी एक्स ए एक्स, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन एट t इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या स्लोप बढ़ रहा है, देखो पहले स्लोप कम था, वेलोसिटी कम थी, अभी बढ़ा, तो एंगल बढ़ता है, मतलब मोर डिस्प्लेसमेंट इन लेस टाइम, है ना। स्लोप भी बोलते हैं उसको, बट सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे एंगल जब बढ़ा, मोर डिस्प्लेसमेंट लेस टाइम में हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, थोड़ा सा छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेंगे, ठीक है। तो स्पीड जब बढ़ती है दोनों के साइन सेम होते हैं, प्लस प्लस, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो
डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो ही नहीं रहा है थोड़ी देर के लिए, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कर्व ऊपर नहीं जा रहा है ना। स्लोप के टर्म्स में बोलेंगे तो ज़ीरो स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ज़ीरो है, तो वहाँ पर जो है वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई, बट एक्सेलरेशन जो है माइनस होगा, है ना, क्योंकि उसके बाद वो ऐसे स्लोप ऐसे नेक्स्ट पॉइंट आप उसमें ग्राफ नीचे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आई मीन एक्सेलरेशन उसके बाद जो है नीचे जा रहा है, मतलब वेलोसिटी निगेटिव हो रही है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, तो इसीलिए तो उसको नीचे उसको डायरेक्शन चेंज करके निगेटिव करा पाएगा। वेलोसिटी क्यों निगेटिव हो रही, ऐसे डिस्प्लेसमेंट जो है छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। अभी यहाँ से ये पहले इतना था, पहले ये था, अभी नीचे आ रहा है वो, तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिक्रीजिंग। सपोज यहाँ पर से 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 9 है, तो फाइनल पोजीशन 9 - 10 -1 आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव तो वेलोसिटी निगेटिव, है ना। तो यहाँ पे तो रुकी हुई थी, तो उसके बाद बढ़ी उसकी स्पीड, तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, निगेटिव होगा, तभी तो उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में हो रही है, तो निगेटिव हो गया। स्लोप से भी बात कर सकते हैं, बट स्लोप जो है थोड़ा इनिशियल स्टेजेस है, स्लोप से बात नहीं करें ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, है ना। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पर एक, तो यहाँ पर देखो पहले इस तरह से थी उसका मोशन, अभी एंगल कम हो रहा है उसका, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, पहले डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर हो रहा था कम टाइम में, अभी डिस्प्लेसमेंट जो है कम कवर हो रहा सेम टाइम में, तो स्पीड उसकी कम हो रही है। यहाँ पर पॉइंट T3 पर स्पीड इज गोइंग डाउन, तो और नेगेटिव स्लोप है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है नेक्स्ट मोमेंट पे, तो स्पीड तो नेगेटिव है स्लोप से, है ना। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड, तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है T3 से पहले वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप है, बट उसके बाद स्लोप और कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए पॉजिटिव। स्पीड अगर नेगेटिव, वेलोसिटी आई मीन नॉट स्पीड, वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तभी तो वो देन ओनली इट विल रिड्यूस। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो इसलिए रिड्यूस करेगा। और ग्राफ जो है देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, जब टाइम एक्सिस के पैरेलल की तरफ होता है तो स्पीड डाउन होती है ना, टाइम एक्सिस से जब परपेंडिकुलर की तरफ एंगल बढ़ाता है वो अपना, तो स्पीड बढ़ती है ना। जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे स्पीड 0 है, थोड़ी देर के बाद इसमें भी अगर हॉरिजॉन्टल हो गया तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी 0 ही थी ऑलमोस्ट, है ना। तो जब ग्राफ इज अप्रोचिंग पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट इज़ डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, है ना। एंड इट इज़ व्हेन अप्रोचिंग परपेंडिकुलर टू इट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एंगल था, यहाँ पे कम हो गया, तो इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी उसकी जो है मैग्नीट्यूड में कम हो रहे, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए प्लस। नेक्स्ट वन इज प्लेयर हिट्स द बेसबॉल एट सम एंगल, द बॉल गोज अप इन द स्पेस, द प्लेयर runs and catches the ball before it hits the ground. Which of the two players or the ball has greater displacement? प्लेयर ने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया कि बॉल ने, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक। तो बॉल के लिए भी सेम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और रनिंग के लिए भी उसका सेम है, तो बोथ हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अलग अलग होगा। द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ कार इज प्रोपोर्शनल टू द एडिशनल पेट्रोल पुट इनटू द इंजन। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सीलरेट द कार विदाउट पुटिंग द मोर पेट्रोल और लेस। क्या हम कार को पेट्रोल चेंज किए बिना एक्सीलरेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, वी कैन डू इट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट स्पीड से घुमाओ रोड पर सर्कुलर पाथ में,
तो स्पीड कांस्टेंट है तो पेट्रोल चेंज नहीं होगा, बट देयर विल बी एक्सेलेरेशन, है ना। डायरेक्शन चेंज हो रही तो एक्सेलेरेशन तो होगा, तो एक्सीलरेटेड मोशन में हम बिना पेट्रोल बढ़ाए घटाए चला सकते हैं। तो दैट हैज़ टू बी विथ सर्कुलर पाथ में विथ कांस्टेंट स्पीड। Next one is, rain is falling vertically, man running on the road keeps his umbrella tilted, but man standing on the street keeps his umbrella vertical to protect himself. So relative velocity, umbrella should be held in the relative velocity of rain with respect to man. Whereas, but both of them keep the umbrella vertical to avoid the vertical sun rays. So light is relative velocity of light, with respect to observer doesn't change when the observer moves, है ना। लाइट का जो है इट रिलेटिव वेलोसिटी डजंट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टेशनरी के लिए भी सेम होगा और मूविंग मैन के लिए भी सेम, तो इट डजंट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। relative velocity doesn't depend upon the frame of reference. Light does not depend upon the frame of reference. Relative velocity remains same, है ना। velocity of light doesn't depend upon the frame of reference. Velocity of light does not depend upon the frame. मतलब ये हुआ कि तुम रेस्ट पर अगर लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो तभी भी उसकी स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ होगी। अगर तुम मूव कर रहे हो लाइट के डायरेक्शन में, है ना, तभी भी उसकी स्पीड तुम्हारे रिस्पेक्ट में 3 × 10⁸ होने वाली है। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर की स्पीड पर, दैट इज़ व्हाट इज एब्सोल्यूट, है ना। डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए छाते को टिल्ट नहीं करना पड़ेगा। Okay, that's all. We'll continue with the objective 1 and objective 2 in the next class, and I request you to go through the questions in advance, try in advance, then you will understand better. Thank you.